हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर दिसंबर सीटेट 2019 में पेपर सेकंड में जितने भी सीडीपी के क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चन सीडीपी के आए थे। 30 के 30 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे, उनके आंसर्स भी देखेंगे और जितना भी हो पाएगा उन आंसर्स को डिटेल में भी समझेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statements represents dash orientation typical at dash stage. हमें इन दोनों fill in the blanks को fill करना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है law and order, post conventional, second obedience, pre conventional, third being nice, conventional and fourth exchange, conventional. नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। साझा मतलब शेयर किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। इसके ऑप्शंस हैं कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत, सेकंड आज्ञा पालन, पूर्व परंपरागत, थर्ड अच्छा होना, परंपरागत, फोर्थ आदान प्रदान, परंपरागत। का करेक्ट आंसर है आदान प्रदान, परंपरागत। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, एक्सचेंज, कन्वेंशनल स्टेज। तो इस क्वेश्चन में कोलबर्ग की थ्योरी के अनुसार जो नूर का स्टेटमेंट है वो एक्सचेंज ओरिएंटेशन है और कन्वेंशनल स्टेज है। नूर द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत आदान प्रदान एवं परंपरागत अभिविन्यास पर आधारित है। कोलबर्ग ने अपने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में 6 स्टेजेस की बात की है, जिसमें उनका जो सेकंड और एक्सचेंज ओरिएंटेशन है वो सेकंड स्टेज में आता है और कन्वेंशनल स्टेज जो है वो उनका थर्ड स्टेज में आता है। तो इसलिए नूर का जो स्टेटमेंट है वो एक्सचेंज ओरिएंटेशन और कन्वेंशनल स्टेज है कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। द करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ, एक्सचेंज, कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as first gender discrimination, second gender roles, third gender identify, fourth gender stereotypes. समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त किए जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? फर्स्ट जेंडर विभेदीकरण, सेकंड जेंडर भूमिकाएं, थर्ड जेंडर पहचान, फोर्थ जेंडर रूढ़िवादिताएं। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। समाज के विकास के लिए ज़रूरी है कि समाज में महिला और पुरुष को समान समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व्ड in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because first, it aims to strengthen gender bias. Second, it aims to eliminate gender stereotyping. Third, it aims to encourage gender constancy. Fourth, it aims to encourage gender discrimination. हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। सेकंड, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। थर्ड, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। फोर्थ, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सेकंड, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में ही, अपनी पाठ्य पुस्तकों में ही ये दिखाएंगे, ऐसी कहानियाँ शामिल करेंगे जिसमें पता चलेगा कि पिता घर के कार्यों में लगा है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, तो इससे बच्चों के अंदर जो भी जेंडर पक्षपात है वो खत्म हो जाएगा। जेंडर के लिए जो भी रूढ़िवादिता है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड फर्स्ट डिस्कवरी लर्निंग, सेकंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, थर्ड स्कैफोल्डिंग, फोर्थ इंटरसब्जेक्टिविटी। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं?
फर्स्ट, खोजपूर्ण अधिगम, सेकेंड, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, थर्ड, पाण ढांचा, फोर्थ, अंतःव्यक्ति निष्ठता। इसका करेक्ट आंसर है स्कैफोल्डिंग, थर्ड ऑप्शन थर्ड, ढांचा। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, स्कैफोल्डिंग जो है वो एक टीचिंग मेथड को रेफर करता है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेट करके दूसरे बच्चों के सहयोग से अपनी स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। इससे जो स्टूडेंट का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिक deductive reasoning develops during first, sensory motor stage, second, pre-operational stage, third, concrete operational stage, fourth, formal operational stage। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? फर्स्ट, संवेदी चालक अवस्था, सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के थ्रू होती है। इसमें जो है स्टूडेंट्स वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आइडियाज़ को मैनिपुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश it is important to understand the social processes and influence of the cultural context on children's thinking. First, Lawrence Kohlberg, second, Jean Piaget, third, Lev Vygotsky, fourth, Albert Bandura। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। फर्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग, सेकंड, जीन पियाजे, थर्ड, लेव वाइगोत्स्की, फोर्थ, अल्बर्ट बेंडूरा। तो इस चारों में किस ऑथर ने ये स्टेटमेंट दी है? तो आंसर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट है, लेव वाइगोत्स्की की ये स्टेटमेंट है। वाइगोत्स्की जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके ऊपर लर्निंग के ऊपर जो फोकस किया था वो किसके थ्रू किया था? सोशल इंटरेक्शन के थ्रू फोकस किया था। उन्होंने कहा कि जो लर्निंग होती है, जो बच्चा सीखता है वो सबसे ज़्यादा कैसे सीखता है? सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, अपने कल्चर को अडॉप्ट करके वो चीज़ें सीखता है। अपने सामाजिक विकास सिद्धांत में वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो कैसे चीज़ों को सीखता है? वो अपनी संस्कृति के द्वारा समाज में दूसरे लोगों से वार्तालाप करके अपनी संस्कृति को अपनाकर चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है और उसका जो दिमाग है और भी ज़्यादा उसकी जो सोचने की शक्ति है वो विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 in his classroom should first discourage use of logical arguments, second present problems that require reasoning based solution, third use only concrete materials to teach a concept, fourth rely solely on prescribed syllabus। अजय के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? फर्स्ट, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। सेकंड, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। थर्ड, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? फर्स्ट, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सेकेंड, एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ड एक्यूरेटली। थर्ड, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच, rhythm and aesthetic quality of musical expressiveness. Fourth, sensitivity to and capacity to detect patterns, handle long chains of reasoning। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? फर्स्ट, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। सेकेंड, दृश्य असाथनिक प्रवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। थर्ड, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। फोर्थ,
पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फोर्थ है, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। गार्डनर ने अपनी थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस में बहुबुद्धि सिद्धांत में का भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि हर एक बुद्धि जो है वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है, तार्किक गणितीय बुद्धि जो है वो वैज्ञानिक पैटर्न जो होता है, साइंटिफिक पैटर्न को खोज भी सकती है और जो लॉजिकल बेस चेन होती है, रीजनिंग जो होती है, उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड फर्स्ट सोशलाइजेशन, सेकेंड इंक्लूजन, थर्ड मेन स्ट्रीमिंग, फोर्थ डिफ्रेंशिएशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट समाजीकरण, सेकेंड समावेशन, थर्ड मुख्यधारा से जुड़ना और फोर्थ विभेदीकरण। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाज में रहकर ही बच्चे जो हैं वो अपनी आदतों को, मूल्यों को और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और एक उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन फर्स्ट समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के थ्रू ही जो है बच्चे अपनी हैबिट, स्किल्स और वैल्यूज़ को डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, the only reason for individual differences is heredity. Second, environmental influences totally shape the development of a human. Third, neither heredity nor environment influence human development. Fourth, heredity and environment both influence human development in a complex interplay. विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। सेकंड, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। थर्ड, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। फोर्थ, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 4, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, फर्स्ट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, सेकेंड नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, थर्ड नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, फोर्थ नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सेकेंड, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। थर्ड, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। फोर्थ, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के थ्रू जो है वो स्टूडेंट सेंटर और डेवलपमेंट एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया। उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो ही जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बच्चे के द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स फर्स्ट ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकेंड ओनली समेटिव असेसमेंट, थर्ड नीदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव असेसमेंट, फोर बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? फर्स्ट, केवल संरचनात्मक आकलन, सेकेंड केवल संकलनात्मक आकलन, थर्ड ना तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, फोर्थ विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में दोनों ही असेसमेंट्स को यूज़ किया जाता है, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों ही स्ट्रेटजीज जो है वो इंक्लूड की जाती है, जिससे कि एक बेस्ट इवैल्यूएशन, जो एक अच्छे से मूल्यांकन है, वो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म पुअरली इन एकेडमिक्स।
To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be: first, ignoring such concerns; second, organizing competition between students from different social groups; third, suggesting the student to leave academics and join some other domain; fourth, presenting stories and examples of role models from different social groups. आपके कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? फर्स्ट, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। सेकंड, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए। फोर्थ, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इससे रूढ़िवादिता का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड first, believe that every child has a potential to learn as per their abilities and strength. Second, show an attitude of pity and sympathy towards disabled learners. Third, use labels such as handicapped child, retarded child to categorize children. Fourth, pay attention only to the gifted and talented children. एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। सेकंड, असशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। थर्ड, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। फोर्थ, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, और ये बिल्कुल सच है। तो इसलिए टीचर को जो है वो किसी भी स्टूडेंट को अवॉइड नहीं करना चाहिए और हर स्टूडेंट को ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सीख पाए, नई नई चीज़ों को लर्न कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम: एंजाइटी अराउंड ग्राइंडिंग, difficulty in recognizing words or letters, poor vocabulary skills, difficulty with understanding or remembering what was read. There are indication of first, an autistic student; second, a creative student; third, a student with learning disability; fourth, a student with mental impairment. एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? फर्स्ट, एक स्वलिंग विद्यार्थी के; सेकंड, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के; थर्ड, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के; फोर्थ, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जिन बच्चों में थोड़ा लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, सीखने की कम क्षमता होती है, उन्हीं बच्चों को इन सब चीज़ों को पढ़ने में और शब्दों को याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, समस्या पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय फर्स्ट, emphasizing upon practice and drill and using paper pencil tests for assessment; second, following uniform ways of instructing the students; third, giving a lot of written homework and stressing on copying of answer from other bright students; fourth, developing specific learning objectives based on an analysis of each student's learning strengths and weakness. एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? फर्स्ट, आंकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। सेकंड, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। थर्ड, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। फोर्थ, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हर स्टूडेंट के वीकनेस और स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए और उनका स्पेसिफिक लर्निंग जो है वो डेवलप करना चाहिए। विशेष रूप से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अपनी कमज़ोरियों और अपने पक्षों के अनुसार चीज़ों को सीख पाए। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय फर्स्ट, एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग; सेकंड, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग;
Third, encouraging multiple perspectives and appreciating original ideas. Fourth, discouraging the students from taking risks and undertaking challenges. एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? फर्स्ट, अपसारी चिंतन पर बल देकर। सेकंड, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। थर्ड, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। फोर्थ, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडिया। टीचर को अपने क्रिएटिव लर्नर्स को एंकरेज करने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को भी एंकरेज करना होता है और उनके जो ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं उन्हें भी अप्रिशिएट करना होता है। जब हम बच्चे के खुद के विचार जो होते हैं उसको तारीफ़ करेंगे और उन्हें बढ़ावा देंगे कि वो और सोचने पर अपने आप को मजबूर करे, तभी एक जो क्रिएटिव लर्नर है, सृजनात्मक विद्यार्थी जो है, उसको हम प्रोत्साहन दे पाएंगे, उसको एंकरेज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम? First, increasing number of tests to motivate children to learn. Second, increasing rewards to motivate children to learn. Third, following only the lecture mode of instruction. Fourth, showing genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well-being and learning. निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? फर्स्ट, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। सेकंड, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। थर्ड, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। फोर्थ, विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग। हमें बच्चों की ओवरऑल वेलबींग और लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, पूर्ण विकास पर जो है वो प्रोत्साहन देनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए और उनका जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है चीज़ों को लेकर, किस मैटर में, कौन से सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिए भी उस पर फोकस करना चाहिए। तो इसी तरीके से क्लासरूम में जो है वो एक मीनिंगफुल लर्निंग के ऊपर हम सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज फर्स्ट, नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन। सेकेंड, फंक्शनल फिक्सनेस, फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Third, response set, getting stuck on one way of representing a problem. Fourth, means and analysis, dividing the problem into the numbers of sub goals. निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? फर्स्ट, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सेकंड, क्रियात्मक अन्वयता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। थर्ड, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। फोर्थ, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमें क्रमबद्ध तरीके से लाइन वाइज सामान्य विधि का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजिली हमें मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग? फर्स्ट, एंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस। सेकेंड, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। थर्ड, डायलॉग एंड डिस्कशन। फोर्थ, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशील शिक्षण प्रणाली नहीं है? फर्स्ट, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड, प्रयोग एवं प्रवेशन। थर्ड, संवाद एवं परिचर्चा। फोर्थ, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि बचे हुए जो तीनों ऑप्शन हैं वो शिक्षण अधिगम प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली के योग्य हैं, तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है कि जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसी को बार बार दोहराकर ध्यान केंद्रित करना, इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हमसे पूछा है कि कौन सा शिक्षण प्रणाली नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम? First, ask the children to go out of the class. Second, scold them frequently in front of their entire class. Third, talk to them and find out reasons for their disinterest. Fourth, giving them a lot of worksheets as homework.
शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों में किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? फर्स्ट, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। सेकंड, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। थर्ड, उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। फोर्थ, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। टॉक टू दैम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। शिक्षक जो है, जो टीचर है, उन्हें बच्चों से बात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि क्यों वो ऐसा काम व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनकी अरुचि का कारण है, क्या ऐसी चीज़ है जो उनको अपना काम करने में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो शिक्षक जो टीचर है उन्हें बच्चों से बात करनी चाहिए, ना कि उन्हें क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। फर्स्ट, प्रायर नॉलेज फॉर द लर्नर। सेकेंड, कंडीशनिंग। थर्ड, पनिशमेंट। फोर्थ, रोट मेमोराइजेशन। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। सेकंड, अनुबंधन। थर्ड, दंड। फोर्थ, यंत्रवंत याद करना। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। संरचनावादी उपागम बताता है कि अगर विद्यार्थी को किसी चीज़ की पहले से जानकारी हो, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान हो, तो वो चीज़ों को और भी जल्दी से अच्छे से समझ सकता है। तो ज्ञान की संरचना के लिए, नॉलेज के बनने के लिए विद्यार्थी को अगर पहले से नॉलेज हो, उसको नॉलेज की पहले ही लर्नर को चीज़ें पता हो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है चीज़ों को समझने और सीखने में। तो इसलिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट अ वेरियस फिनोमिनन। इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड फर्स्ट चैलेंज दिस conceptions of the children through dialogue. Second, dismiss these ideas that children have. Third, ignore children's ideas and theories. Fourth, scold the children for having these ideas that interfere with her teaching. बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। सेकंड, बच्चों को इन विचारों को खारिज करना चाहिए। थर्ड, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। फोर्थ, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, चैलेंज दीज कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। टीचर को जो है वो बच्चों से बातें करते रहना चाहिए, उनसे इंटरेक्शन करते रहना चाहिए और जो बच्चे सोच रहे हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं उनको और चुनौती देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे और सोचें और वो एक क्रिएटिव लर्नर बन पाएँ और वो चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाए। ना कि उन्हें डांट देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और भी अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप करने के लिए। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, इसमें संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज फर्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सेकंड, यूनिडायरेक्शनल इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन। थर्ड, यूनिडायरेक्शनल कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस। फोर्थ, बाई डायरेक्शनल आई डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? फर्स्ट, एक दूसरे से स्वतंत्र है। सेकंड, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। थर्ड, एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। फोर्थ, द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, बाई डायरेक्शनल और डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक प्रक्रिया होती है। कॉग्निशन एंड इमोशन दोनों ही जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। सेकंड, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। थर्ड, पेडागोगिकल स्ट्रेटेजीज। फोर्थ, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट, विद्यार्थी की अभिरुचि। सेकंड, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य। थर्ड, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ। फोर्थ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो चारों की चारों स्टेटमेंट जो हैं वो एक लर्निंग को अफेक्ट करती है, उसमें बहुत ज़्यादा चारों ही फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो चारों ऑप्शन जो हैं वो इसके करेक्ट हैं। अधिगम को चारों ही तत्व प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज? फर्स्ट, सोशल इंटरेक्शन। सेकंड, ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल। थर्ड, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। फोर्थ, स्टाइमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? फर्स्ट, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सेकंड, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। थर्ड, पुरस्कार एवं दंड। फोर्थ, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं।
सोशल इंटरेक्शन से ही जो नॉलेज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो है वो बहुत ही, उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है वो मीनिंगफुल रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है सामाजिक वार्तालाप। उसके द्वारा ही जो व्यक्ति है वो अपने ज्ञान को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिजाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न अ रिवॉर्ड दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी सच एज अर्न अ स्टार और बैजे, they are likely to first develop materialistic attitude towards learning, second enjoy learning for the sake of understanding, third persist in doing the activity even without the reward, fourth set mastery goals for themselves rather than work to please others। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। फर्स्ट, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। सेकेंड, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। थर्ड, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। फोर्थ, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, डेवलप मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। बच्चों को उनकी प्रतियोगिता के ऊपर उनको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी ट्रॉफी दी जाती है, कोई भी बैच दिया जाता है, स्टार दिया जाता है, तो बच्चा जो है वो और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है, डेवलप मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। सीखने के लिए हमें बच्चों को कोई ना कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ देनी ही चाहिए जो उन्हें प्रभावित करे और भी सीखने के लिए प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज फर्स्ट यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, थर्ड दैट चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, fourth that children begin with nothing at all and their characteristics are shaped entirely by environment। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। सेकंड, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। थर्ड, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। फोर्थ, यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। जो बाल अवस्था है वो बच्चे की दूसरी अवस्था है जन्म के बाद की। तो इसलिए क्या होता है, इसमें दूसरी अवस्था में, बाल अवस्था में बच्चा जो है अपने वातावरण से अपना परिचय करता है और अपने इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से नए नए जो ज्ञान है, नया नया ज्ञान जो है, नई नई नॉलेज को सीखता है। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द period of middle childhood? First, physical growth and development occur at a very rapid pace. Second, ability to think abstractly and use of scientific reasoning develops. Third, children begin to think logically but concretely. Fourth, learning occurs primarily through sensory and motor activities। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल व्यवस्था की विशेषता है। फर्स्ट, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी गति से होता है। सेकंड, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। थर्ड, बच्चे तार्किक एवं मूत्र रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। फोर्थ, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, बच्चे तार्किक एवं मूत्र रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। हुड में मध्य बाल अवस्था में बच्चे जो हैं वो बहुत ही लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली एंड नेबरहुड आर फर्स्ट साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, सेकंड प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, थर्ड मिडल सोशलाइजिंग एजेंसीज, फोर्थ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों के समाजीकरण की फर्स्ट मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, सेकंड प्राथमिक एजेंसियां हैं, थर्ड मध्य एजेंसियां हैं, फोर्थ द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। बच्चा जो है वो सबसे पहले अपने परिवार से और अपने नेबरहुड आस पड़ोस से ही चीज़ों को सीखता है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। यहीं पर हमारी वीडियो जो है वो फिनिश होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।